नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पे। तो ये पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पे अब तक जो है बिहार स्पेशल का इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी है। 2 क्लासेस जो है वो ऐतिहासिक परिदृश्य का है, जैसे कि ये भौगोलिक है। और एक क्लास से 2 क्लासेस जो है, एक क्लास से जो है पॉलिटिकल इश्यू से है, राज्य व्यवस्था से। एक है जो ओवरऑल बिहार की समान जानकारी है। और चौथी क्लासेस जो है आपके सामने, 5वीं क्लासेस जो है वो आपके सामने भौगोलिक परिदृश्य है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न अब तक ज्योग्राफी से पूछे गए हैं बिहार रिलेटेड, अब जानते हैं कि बिहार बीपीएससी के पेपर में बिहार स्पेशल के जो ज्योग्राफी के जो प्रश्न होते हैं, तो वहाँ पर बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। तब तक जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न आए हैं, इसमें जो है ये 15 प्रश्नों की सीरीज है। और एक और सीरीज आएगी इसको लेकर के। तो ये 2 सीरीज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड वो हो जाएंगे। और ये 30 प्रश्नों में मिला जुला करके सारे ज्योग्राफी के प्रश्न को समाहित करने की कोशिश की गई है, व्याख्या के साथ। क्योंकि जितने भी प्रश्न आते हैं या आने की संभावना है, उसमें वो भी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है ना? तो देखिए, एक दिन एक क्लास से तो ओवरऑल बिहार ज्योग्राफी से, मैप से रिलेटेड हम लोगों ने किया। और ये जो दूसरी क्लासेज है, ये अब बिहार ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न आए हैं उससे संबंधित है। तो पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि बिहार राज्य जो है वो अवस्थित है, बिहार राज्य जो है अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच, यानी लॉन्गिट्यूड के मध्य। देखिए, तो इसमें जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, ना ए है, ना बी है, ना सी है, और ना डी है। इसका आंसर जो है, सॉरी, इनमें से कोई नहीं है। इसका ऑप्शन दिया जाता है, आंसर दिया जाता है। लेकिन इसके पहले एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दे दूं। देखिए, जैसे ये कह रहा है क्या कि जो देशांतरीय स्थिति है यहाँ पर, तो बिहार की देशांतरीय स्थिति जो है वो है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे कोई नहीं है पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होकर के ये चला जाता है 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग तो कोई नहीं। देखिए, 84 है, 80 है, फिर 80 ही है। तो ये कोई भी आंसर इसका नहीं है, बल्कि डी है। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि देशांतर है क्या, देशांतर है क्या, ये जहाँ पर जानना है। क्योंकि जानते हैं कि किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए जो है देशांतर का उपयोग करते हैं, जगह और साथ साथ में समय भी जानने के लिए। और एक होता है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है ये, ठीक है? तो पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली लाइनें हैं, जिसको बोलते हैं पहले लॉन्गिट्यूड, देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। तो मैं इसको पहले दूर कर रहा हूँ। दूर कैसे करूँ? देखिए, जो पूरब से पश्चिम के बीचों बीच में जो लाइन मिलाती है, ये 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 जो है अक्षांश है। ये अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है ये। ठीक है ना? 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि इसको कह सकते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है? और इस तरीके से ये यहाँ पर चले जाते हैं 90 डिग्री के पास, इधर भी, और 90 डिग्री इधर भी। तो ये हो गया अक्षांशीय दूरी, यानी 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे। ये जो हो गया अक्षांश हो गया, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर लेटे हुए है, पश्चिम से पूरब की ओर लेटे हुए है। यानी ये क्या हो गया? लेटा हुआ है, तो लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड, ये क्या हो गया, अक्षांश, है ना, लैटिट्यूड। और ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में मिला रहा है, ये प्रत्येक लाइनें जो मिला रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में, तो देखिए ये जो खड़ा है यहाँ पे, देखिए ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग है ये, देखिए क्या है ये लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूड, समझ गए, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूं। तो लैंगिट्यूड का मतलब क्या होता है, देशांतर, ठीक है ना, देशांतर, अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है। तो यही पूछ रहा है क्या, ये देशांतरीय पूछ रहा है कि देश जो बिहार है वो कहाँ अवस्थित है। तो पहले मैं ये बता दूं कि जो बिहार है भारत में स्थित एक राज्य है, और भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे थोड़ा विश्व का मानचित्र नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो ये देशांतरीय स्थिति है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, इसके रिलेटेड जो कुछ और प्रश्न आते हैं, देखिए दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, गोरे, आपने ये पढ़ा होगा, गोरे। और दो, यानी देखिए दो देशांतर ये हो गया, इसकी दूरी को बोल रहे हैं गोरे। और जहां पर अक्षांश और देशांतर काट रहा है दूसरे को, उसको बोलते हैं ग्रीड, जाल, क्योंकि जाल जैसा दिखता है। देखिए जाल जैसा दिख रहा है ना, ये जाल जैसा दिख रहा है, तो ग्रिड बोलते हैं इसे। अब बात आते हैं यहाँ पे, ये जानना जरूरी था। अब ये यहाँ पे ये जानते हैं कि बिहार की स्थिति, बिहार की स्थिति क्या है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। एक बात यहाँ पे क्लियर करें कि देशांतरों को जानने का जो मैप ये है, जानकारी के जो स्रोत ये जो जाना जाता है, वो डिग्री, मिनट और सेकंड के रूप में मापा जाता है, अंश के जो मापे जाते हैं वो। उसी तरीके से अक्षांश को भी मापते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के ये 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है, यानी कि 5 डिग्री का यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है। ये पहली बात जान लिए। अब दूसरी बात ये जानना है कि ये जो ये मानक समय स्थान के साथ साथ में समय जानने की भी जानकारी है, जानकारी देती है ये। जबकि जो अक्षांश है ये केवल ये बताता है कि कोई भी स्थान इससे कितना पूरब में है और कितना पश्चिम में है ना। 0 डिग्री से भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आप जानते हैं कि 3 महादेशों से गुजरती है। पहला में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ पे एशिया महादेश से गुजरती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये जानते हैं, ये हो गया। एक बार ये भी पूछा है कि पटना का जो मानक समय है वो वास्तविक समय से कितना आगे है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर है 83 डिग्री 19 से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसमें डी है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय, हम जानते हैं कि अपने देश में जो है एक मानक समय एक ही है, एक ही है 83 डिग्री 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना। अब देखेंगे पटना का जो स्थानीय समय है वो है 85 डिग्री 1 मिनट, ठीक ना। जबकि भारत का स्थानीय समय क्या है, भारत का स्थानीय समय 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो पूछता भी है कि कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। और सही मायने में यदि इसको जाना जाए तो भारतीय मानक समय
इंडिया के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है ये, ठीक है ना। ठीक है, इसमें पहला कौन सा है, पहला है यूपी। अब जानते हैं कि इलाहाबाद के नैनी के पास वहां से गुजरती है, मिर्जापुर के पास से। ठीक है, फिर यूपी के बाद है एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है जाकर के आपका उड़ीसा, है ना, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। यानी कि 5 राज्यों से, भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब उसी में बता रहा है कि कितना है ये जो है ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी। ठीक ना, पूर्वी इसीलिए क्योंकि ये देशांतर के पूर्व में स्थित है। ये जो है, ये जो देशांतर है ये यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये इसके पूर्व में स्थित है, इसीलिए पूर्वी देशांतर बोलते हैं इसको। यहाँ पर जो है ना ये लगभग पूर्वी देशांतर के पास स्थित, पूर्वी देशांतर वाले क्षेत्र में स्थित है ये, तो इसीलिए पूर्वी देशांतर। तो साढ़े ये जो है पटना का स्थानीय समय 85 डिग्री 1 मिनट है, जबकि इंडिया का क्या है 82.5 डिग्री। तो पूछ रहा है कि उससे क्या है, भारतीय मानक समय से आगे है। अब पूरब में रहेगा, जानते हैं कि पूरब में जाने के बाद क्या होता है, जुड़ता है, और पश्चिम में आने के बाद क्या होता है, घटता है। तो पूरब की ओर जाएगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि ये 82.5 डिग्री है और ये 85 डिग्री है। तो देखिए कैसे इस कैसे निकालेंगे। हो सकता है कि पूछे कि कितना मिनट आगे है, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए ये है 85 डिग्री से माइनस कर देंगे 82.5 डिग्री, तो लगभग कितना बच हो जाएगा, ये 2.5 डिग्री। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर का वैल्यू कितना मिनट होता है, 4 मिनट, 4 मिनट होता है। अतः एक देशांतर से दूसरे देशांतर की, एक डिग्री देशांतर की यदि वैल्यू है 4 डिग्री, तो अमूमन सी बात है कि 15 डिग्री के पास जो होता है 1 घंटे का हो जाता है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 60 मिनट। तो यहाँ पर 1 डिग्री का वैल्यू 4 मिनट, देखिए यहाँ पर कितना है 82.5 डिग्री, इसे कितना जाते हैं 2.5 डिग्री। तो 1 डिग्री का वैल्यू 4 मिनट, तो 2.5 डिग्री का वैल्यू 10 मिनट। और 1 मिनट ऑलरेडी पहले यहाँ पर है ही, तो 10 मिनट और 1 मिनट कितना, 11 मिनट। यदि देखा जाए तो 11 मिनट जो है ज्यादा पूरब स्थित है, 11 मिनट जो है आगे है, 11 मिनट आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है नहीं, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है, ये होगा यदि देखा जाए तो ये है। लेकिन मानक वही होता है, क्योंकि भारत का मानक समय एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, लेकिन आंसर इसका ये होगा कि भारत मानक समय से ये क्या है, पटना का जो स्थानीय समय है देखा जाए तो आगे है। ठीक है, ये स्थिति जाननी थी हम लोगों को। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको पहले सही तरीके से पढ़ें, ये क्वेश्चन बहुत तकनीकी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है ना, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द पार्ट बिहार के बारे में, अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, टोटल बिहार नहीं, अधिकांश भाग यानी अधिक से आधा का भाग कर सकते हैं, यानी कि लगभग भाग, पूरा भाग नहीं। किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, ये जो आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इसी में पूछ देता ये हटा करके कि बिहार का जलवायु किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका क्या हो जाता, इसका आंसर चेंज हो जाता। क्योंकि जानते हैं कि जो उपोष्ण कटिबंधीय है वो क्या होता है, ये गर्मी और सर्दी का तापमान के अंतर होता है एक तरीके से, ये है ना।
गर्मी तथा सर्दी के तापमान के क्या होता है, मुख्यतः उसके अंतर के कारण, तापांतर के कारण ही होता है ये। लेकिन यदि यहाँ पर एक चीज ये पूछ दे कि ये वाला जो क्षेत्र है वो है कहाँ पे, तो ये जो है बिहार के पूरब उत्तर का जो ज्यादातर जिले हैं वो ये हैं, ज्यादातर संबंधित है ये। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि बिहार की जो अधिकांश जलवायु, बिहार की जो कुल जलवायु, बिहार के राज्य की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण के साथ साथ में ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय भी हो जाएगा। उपोष्ण के साथ साथ में थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लेते हैं ताकि आप लोग को जानने में आसानी हो। जलवायु को पहले ये परिभाषित कर लें कि जानते हैं कि जलवायु है क्या। तो जहाँ पर भी कहीं पर भी लगभग 30 वर्षों तक एक जैसा तापमान रहे, मौसम रहे, उसको मुख्य रूप से जलवायु कहते हैं। और मौसम का मतलब तो जानते हैं कि जो जिसकी बदलने की कोई दिन तिथि सब वगैरह ना हो, वो मौसम के अकॉर्डिंग मौसम उसे बोला जाता है। तो जलवायु देखा जाए यदि बिहार की जलवायु, तो दो तरीके की है जलवायु। ये पहले इस चीजों को क्लियर करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बात करते हैं इसमें। तो एक जो है वो ये बिहार का उत्तर पूर्वी जो जिला हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया यहाँ पर, जो कि अधिकांश बिहार लगभग शामिल हो जाता है उधर का। ठीक है। लेकिन एक जो क्षेत्र है ये ये ज्यादातर आ जाते हैं इसमें, ये मुंगेर, मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय कह सकते हैं। ठीक है ना। और सहरसा का क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है। और भी कई जिले हैं। तो इधर का यदि देख लिया जाए तो इधर जो है उष्ण कटिबंधीय एक तरीके का एरिया आ जाता है यहाँ पर। तो यदि ये पूछ लिया जाता कि बिहार की जलवायु किस प्रकार का है, तो उपोष्ण के साथ साथ में उपोष्ण कटिबंधीय भी हो जाता, यानी कि ए और बी दोनों आंसर होता, न कि केवल एक। लेकिन अधिकांश भाग पूछा है तो आपका आंसर होगा ए। समझ गए ना। तो इस तरीके से काम करें पढ़ने के समय तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, और खास करके वो पढ़ने के समय में इस तरीके का भी क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ क्या है ये बहुत मैटर करता है ये आंसर को चेंज करने में। बाद में लगता है कि अरे हमने थोड़ी सी माइनर मिस्टेक कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं चीज़ों को, और माइनर मिस्टेक से क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और ये क्वेश्चन गलत करने का मतलब है, एक तो आपका एक क्वेश्चन गया, उसके साथ साथ में 1/3, यानी एक क्वेश्चन प्लस 1/3। समझ गए ना, इतना का नुकसान होता है एक क्वेश्चन पे। एक नंबर पे लगभग आप देखेंगे कि 1000 से कम कैंडिडेट नहीं होते। 1000 से, क्योंकि मैं एक बार गया देने के लिए, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए गया, और उस दिन मेरा लास्ट डेट था, सीपीओ का मैं देने के लिए गया था। और उस दिन क्या हुआ कि पता चला, नोटिस आई आयोग से कि कुछ रिजल्ट और बढ़ा रहा हूँ, तो एक नंबर जब कम किया गया, उसमें उस समय हम लोग सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे, उसी समय कॉल आई। तो उस समय क्या हुआ कि एक नंबर जब कम हुआ तो 793 कैंडिडेट थे इसके ऊपर, एक नंबर पे। उसमें थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल भी कम था, संख्या भी लोगों की कम थी। आज तो मुझे लगता है कि एक नंबर यदि कम किया जाए तो शायद 1500 2000 के आसपास में आ जाएंगे ये। समझ गए ना। तो ये अंतर होता है एक क्वेश्चन का। आइए अगले प्रश्न की ओर। हार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु, ये देखिए, पूरे बिहार की नहीं बल्कि पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, हॉर्नवेट के अनुसार कह रहा है ये। ठीक ना। लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा आ गया। नहीं, ठीक है। पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये जो है C2 टाइप की है, C2 टाइप की। एक जलवायु से रिलेटेड जो बिहार का जो टॉप, ये जो बिहार ज्योग्राफी की जो
बहुत हॉट टॉपिक है ये। कभी कोपेन के अनुसार पूछता है, कभी थॉर्नवेट के अनुसार पूछता है, कभी एक और कौन से विद्वान हैं जिनके अनुसार पूछता है। अब तक मिला जुला कर के ये 3 से 4 बार प्रश्न आए हैं। तो मेरी योजना इसको लेकर के ये है कि मैं एक इस पे जो है एक छोटी सी क्लास 5 से 10 मिनट का 10 मिनट के आसपास मैं इस जलवायु को लेकर के आऊँ। कोपेन के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार क्या क्या वहाँ पर है, CWG, WGA, WG, इस टाइप टाइप का जो है वो मैं लेकर के आऊँ इसको, और इसको क्लियर करूँ। ठीक ना? तभी जान लेते हैं ये कि ये C2 टाइप के थॉर्नवेट के अनुसार। RLC के वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु के, देखिए अभी इनके अनुसार पूछा है, अभी थॉर्नवेट के अनुसार था, एक आर एल सी के अनुसार है, एक कोपेन के अनुसार भी पूछा है। तो देखिए अब तक 3 तो पूछ चुका है ये। इसका मतलब है ना कि इसको बृहद तरीके से जाने, इस इशू को बृहद तरीके से जाने, क्योंकि ये याद करने से बढ़िया है कि इसको समझना जरूरी है कि कोपेन क्या कह रहे हैं, थॉर्नवेट क्या कह रहे हैं, RLC का क्या मानना है। ठीक है ना? कोपेन तो जानते हैं कि वो एक ज्यादा मानक वर्गीकरण करते हैं जलवायु की, जो जर्मनी के वो भूगोल विद्वान है। उसके अनुसार अपने 5 भागों में बांटा, A B C D और E इस टाइप से। उस उसके बारे में आएगी तो बात मैं करूंगा डिटेल से, और उसकी एक अलग क्लास आपके लोगों के लिए लूंगा। ठीक है ना? तो ये जो है उपाद्र संक्रमणकालीन है, RL सिंह के अनुसार। अब उपाद्र संक्रमणकालीन क्या होता है, मैं उसी में इसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के बारे में ये पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो क्या है। एक अग्र गंभीर है, एक पदस्थली है, गर्त है, क्या है। तो आप जानते हैं कि छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्य रूप से लगभग ये 5 राज्यों में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, और पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग है जहाँ पे ये फैले हुए हैं ये। लेकिन ये है क्या? देखिए छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज कुछ उपनाम भी हैं। छोटा नागपुर के पठार के कुछ उपनाम भी है जो काफी फेमस है। खनिज हृदय स्थल भी कहा जाता है। खनिज हृदय स्थल भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश जानते हैं कि जर्मनी में एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कोयला के लिए फेमस है। कोयला के लिए फेमस है। उसी तरीके से भारत का छोटा नागपुर भी है, हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोयला है, खनिज है, ये कोयला है, बॉक्साइट वगैरह वगैरह की चीज है जो अभ्रक वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। इसलिए भारत का खनिज स्थल कहा जाता है। नेतरहाट की रानी भी कहा जाता है। याद आया, नेतरहाट की रानी भी कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार का। ठीक है ना? तो देखिए छोटा नागपुर के बारे में तो जान लिए। यहाँ पे 2 वर्ड है, पठार। पठार को भी जान लेते हैं कि एक जो समान स्थल है, उससे ऊंचाई 300 से 500 मीटर की ऊंची कोई वस्तु है, पठार है, वो मतलब ऊंची कुछ है तो उसको पठार बोलेंगे। पठार के लिए कुछ विशेषता ये होता है क्या कि उसके जो ऊपरी का पार्ट होता है वो चपाट होता है। ठीक है ना? वो चपाट होता है, संकीर्ण भी होता है, मतलब बिल्कुल खड़ा होता है। लेकिन यदि एक विशेषता पूछे कि पठार की क्या विशेषता है, तो संकीर्ण से छोड़ करके यदि उसमें ये रखे कि इसका ऊपरी जो स्थल होता है, धरा छत होता है, वो सपाट होता है, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है ना? लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी पठार हैं जो कि काफी ऊंचा है, जैसे कि तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार जिसकी ऊंचाई 10,000 मीटर से भी ऊपर है। तिब्बत का पठार को शायद तो और भी ज्यादा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ऐसा नहीं है, कुछ कुछ है पठार जिनकी ऊंचाई भी ज्यादा है। हाँ, मैं ये देख रहा था कि तिब्बत की पठार की ऊंचाई लगभग जो है वो 1600 फुट है, और बोलिविया का जो पठार है उसकी 12,000 फुट है।
इसकी जो है 12,000 फुट है। और तिब्बत की जो पठार है, ये जो है लगभग 16,000 फुट है। ठीक है ना, 16,000 फुट है ये। हाँ हाँ, तो ये क्या है, छोटा नागपुर के पठार क्या है, एक अग्र गंभीर पठार है ये। ठीक है ना। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें आते हैं ये। ठीक है, ये आएंगे मध्य गंगा का मैदान। अब जानते हैं कि गंगा नदी जो है 5 राज्यों से बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके, जैसे उत्तराखंड, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्यों में बहती है। ठीक है, 5 राज्यों में बहती है। तो जो यूपी और बिहार का जो एरिया आता है, ये कुछ कुछ झारखंड का भी एरिया, तो ये मिला जुला करके ये जो आते हैं मध्य गंगा का मैदान आते हैं। अब जानते हैं कि ये लगभग 2525 मीटर लंबाई है गंगा नदी की। और वहां पर जो गंगा का मैदान का भी लगभग, ठीक है, तो ये यूपी और बिहार का जो ऊपर का जो एरिया आता है एक ढंग से, वो मध्य गंगा के मैदान में आता है ये। एक बार ये भी प्रश्न पूछा है कि गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है। आप जानते हैं कि ये 445 किलोमीटर है। टोटल जो है 2525 मीटर इसकी लंबाई है गंगा की, जिसमें 445 किलोमीटर के आसपास लंबाई है, वो बिहार में है। ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न और जान लेते हैं, क्योंकि ये काफी फेमस है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। 12 जिलों से होकर के गुजरती है। देखिए, ये चर्चा हमने पहले भी किया है, यहाँ पर भी एक बार और इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मिलाने वाला पूछ दिया है। इसके अगले ही पार्ट में देखिए मिलाने वाला पूछ दिया है ये, कि मगध एवं अंग के मैदान, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में है, कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है। ठीक है, देखिए ये जो है तो ज्योग्राफी के पार्ट, लेकिन ये एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री का पार्ट है ये। अब जानते हैं कि प्राचीन काल में जो थे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। महाजनपद की जानकारी सबसे प्रथम जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, जिसे मिलती है 16 महाजनपद। पूरे भारत में ये फैला हुआ था। इसके साथ साथ में अब तो जो है विभाजित पाकिस्तान में भी कुछ पार्ट चला गया। इसमें से 16 में से जो 3 पार्ट हैं, 16 में से 3 वो बिहार में स्थित थे। एक तो थे देखिए मगध, अंग, और एक जो था वो था वैशाली। वैशाली, इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य था। बिहार वो स्थल है जहाँ पर दुनिया का पहला लोकतंत्र के लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देते हैं वैशाली में। ठीक है ना। जहाँ पर दुनिया का पहला लोकतंत्र का निर्माण हुआ था, जहाँ पर दुनिया की पहली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसकी आज क्या स्थिति है आप लोग सारे जानते हैं। लोकतंत्र कैसा है। दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय था, लेकिन आज बिहार सबसे इंडिया में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा के मामले में। ये भी हम लोगों के जानने की बात है, और काफी गंभीरता से समझने की भी बात है कि बिहार का स्थिति क्या है एजुकेशन में, किस कारण से है। ठीक है, आते हैं इस पर कि 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे। एक मगध, मगध जिसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर, और दूसरी राजधानी थी कहाँ, पाटलिपुत्र। और एक है अंग। अंग जो है आज का भागलपुर और मुंगेर के एरिया का है ये। भागलपुर और मुंगेर का एरिया है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी चंपा।
है ना, अंग की राजधानी थी चंपा। अब ये पूछ रहा है कि मगध एवं अंग मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में आते हैं ये, तो बिल्कुल वही मध्य गंगा का मैदान में ही आएगा ये, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान किस में शामिल है, तो मध्य गंगा के मैदान में। यहाँ पर ही प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया है कि ये किसके भाग है, तो मध्य गंगा का मैदान। ठीक है ना, ये जो किसके भाग है, मध्य गंगा का मैदान में ये शामिल है। चलिए, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? देखिए, किसका एक भाग है, ये आएगा, देखिए ये दक्षिण का पहाड़ी भाग आएगा। यदि इसमें बहुत जानकारी की बात नहीं है, अब बिहार का मैप थोड़ी बहुत भी देखते हैं, बिहार के जिलों की समान रूप से आपको जानकारी है। जैसे आप देखिए इसमें, देखिए थोड़ी सी भी जानकारी हो तो ये पूछ सकता है कि देखिए ये जो एरिया है ये सब एक तरीके से ये सब पहाड़ी एरिया है, समझ गए ना। दक्षिण का, दक्षिणी बिहार में आप चले जाएंगे तो ये कुछ एरिया जो है आपके, ये पठारी भाग, पहाड़ी भाग में आते हैं ये। तो ये थोड़ी बहुत भी जानकारी है इसकी तो आप जान जाएंगे इसके बारे में। तो इसलिए बोलते हैं कि जो बिहार का मैप हो, इंडिया का मैप हो, यदि आप यूपीएससी की और किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे प्रश्न आप इसे निकाल करके लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में आता है, तो ये दक्षिण का पठारी भाग में आता है ये। बिहार का यदि समान रूप से देखें, यदि स्थलीय भाग का विभाजन करें तो तीन भाग में बांट सकते हैं। एक उत्तर का जो हिमालय का, हिमालय और तल छट्टी का एरिया है वो। दूसरा जो है वो गंगा, आप जानते हैं कि बिहार के लगभग दो भागों में बांटती है। एक ऊपर का भाग जो है वो उत्तरी गंगा का मैदान, और जो दक्षिण का है वो दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बीच में आ गया गंगा का मैदान एक ढंग से, और फिर दक्षिण में आ गया पठारी भाग। तो जब बिहार का भूभाग के बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तो ये चीज़ों को विस्तृत से बताया जाए, क्योंकि जब मिट्टी पढ़ेंगे तो मिट्टी इसी के अनुसार आपको बताया जाएगा, क्योंकि मिट्टी का भी विभाजन में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं ये। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कि मुंगेर तो दक्षिण का पठारी भाग में। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? देखिए बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम, बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग, यहाँ पे फिर से मैं मैप पर लेके जाता हूँ आपको। देखिए बिहार का उत्तर और पश्चिम भाग, ये जो देख रहे हैं ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का एरिया, ये यहाँ पे एक तरीके से हिमालय के शिवालिक जो नवीनतम नवीनतम हिमालय का जब गणना किया जाता है तो इसमें शिवालिक का स्थान आता है, और शिवालिक के कुछ भाग जो है यहाँ पे प्राप्त होते हैं इधर पश्चिमी चंपारण के एरिया में। और यहीं पर एक है सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है ना, सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, यही चीज पूछ रहा है कि निम्नलिखित भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, तो उत्तर पश्चिमी भाग जो घिरा हुआ है वो है सोमेश्वर श्रेणी। अब देखिए इसको, मैप की जानकारी आपको है और इस प्रश्न को नहीं जानते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कैमूर का पठार, कैमूर का पठार क्या उत्तर पश्चिम भाग में है? कैमूर का पठार तो दक्षिण पश्चिम भाग में है ना। तो ये प्रश्न, ये कोई ऑप्शन निकल जाएगा। नवादा का पठारी प्रदेश ये भी छट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिहार का दक्षिणी भाग है जो कि झारखंड से टच करता है, नवादा डिस्ट्रिक्ट। राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, आप जब जानते हैं कि मगध का प्रारंभिक राजधानी था यहाँ पे, तो ये भी दक्षिण में पड़ता है। ये अभी हमने चर्चा किया कि ये जो क्षेत्र है अंग और
मगध ये गंगा के दक्षिण में अवस्थित थे, वैशाली जो था वो गंगा के उत्तर में थे। तो ये भी हो गया। जबकि पूछ रहा है क्या, उत्तर पश्चिम। तो न जानते भर में भी आप इस प्रश्न को आंसर निकाल लिए जाएंगे यदि आपको मैप की जानकारी है तो। तो इस तरीके की मैप की जानकारी मैं बार बार आप लोग को याद दिला रहा हूँ कि मैप की जानकारी होना बेहद जरूरी है, नहीं तो कई मामूली से प्रश्न आप गलत कर बैठेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी है क्या पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें से सबसे नई है ये, सबसे नई है। क्योंकि जानते हैं कि ये शिवालिक के आसपास एरिया का बना हुआ है ये, तो सबसे नवीनतम पहाड़ों में गणना किया जाता है, तो सबसे नई में होगा ये। देखिए ये जो प्रश्न है, जलवायु क्षेत्र और बिहार के प्रतिशत का क्षेत्रफल का जो विभाजन है, ये नवीनतम बिहार का नहीं है, ये विभाजन से पूर्व की स्थिति है। तो यदि आप इसे इस तरीके से सोल्व करते हैं तो ये एक ढंग से आपके कई प्रश्नों में गलत भी करवा सकता है, तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता। बिहार के दक्षिणी दक्षिणी क्षेत्र से, ध्यान दीजिए, दक्षिणी क्षेत्र से मेल नहीं खाता। देखिए पटना और मुंगेर, पटना और मुंगेर ये है दक्षिणी क्षेत्र में, मेल खा रहा है। गया और अरवल ये भी दक्षिणी क्षेत्र है, ये भी जो है दक्षिणी क्षेत्र है, तो ये भी मेल खा रहा है। पटना और वैशाली, देखिए पटना और वैशाली मेल नहीं खा रहा, क्यों? क्योंकि पटना गंगा के दक्षिण में है और वैशाली गंगा के उत्तर में स्थित है। तो कौन सा मेल नहीं खा रहा है? पटना और वैशाली। देखिए किस तरीके से गंगा नदी से रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं, कितने तरीके से पूछे गए हैं। यह भी मेरे ख्याल से लगता है कि ये छठा प्रश्न ऐसा है अब तक जो पूछा जा चुका है कि गंगा नदी कितने जिलों से गुजरती है, गंगा नदी के पास कौन सा क्षेत्र है, गंगा नदी का दक्षिणी में कौन सा जिला अवस्थित है। पूछने का रीजन वही है, लेकिन ये क्वेश्चन उलट करके पूछ दिया है। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। मैं तो कहता हूँ कि एक पेज में पूरे तरीके से उसके मैप बनाइए गंगा नदी को, और कौन से जिले दक्षिण में है, कौन सा जिला उत्तर में है, आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। किस जिले के बाद कौन सा जिला है, इस तरीके से इसको पढ़िए, ताकि आपको किसी तरीके से प्रश्न पूछे मैं कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व कर सकूं, और वो काम वैसे करेंगे तभी होगा। आइए अगला में, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए फिर प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, केवल उलट दिया गया है। दरभंगा और मुंगेर, दरभंगा और मुंगेर, देखिए मुंगेर जो है ये सब जो है गंगा नदी के तट पर ही है। पूर्णिया और भागलपुर, देखिए भागलपुर भी है, मेल खा रहा है। तिरहुत और सारण भी है। देखिए कोसी और मगध ये नहीं है, क्योंकि कोसी कहाँ है और मगध कहाँ है। कोसी जो बिल्कुल बिहार बिहार का उत्तरी एरिया पड़ जाता है, और मगध जो है बिहार का दक्षिणी एरिया पड़ जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? नहीं बहती है। किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो वो कोसी और मगध के एरिया से नहीं बहती है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल और बलथर ये सब जो है किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? पूछा जब कह रहा है कि ये जो बलसुंदरी है और ताल है, करैल है, वलथर है, ये बिहार में किसके बदले में प्रयुक्त किया जाता है ये? तो जैसे ये है कृषि फसल नहीं, मिट्टी के लिए। एक क्लास मैं मिट्टी का भी लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी से भी काफी प्रश्न पूछे हैं बीपीएससी में बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो ये मिट्टी का भी क्लास एक लूंगा ताकि उसमें मिट्टी क्लियर हो जाए। तो जब बिहार ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इसमें सारे से जलवायु हो गए, मिट्टी हो गए,
बिहार का प्राकृतिक विभाजन हो गया, कृषि हो गए, वहाँ के खनिज हो गए। तो ये जो 5-6 टॉपिक हैं वहाँ पे इस तरीके का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे प्रश्न बार-बार आते रहते हैं। तो इसकी एक मैं छोटी-छोटी क्लास 10 मिनट 15 मिनट का 5-6 क्लासेज ले लूँगा, तो सारे जो भी प्रश्न बनते हैं हो जाएँगे और आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। या कन्फ्यूज़न नहीं है तो आपके पास कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएँगे। ठीक है ना? तो इस तरीके का आज का जो सेशन है क्लास का वो यहीं पर समाप्त होता है, और मैं मिट्टी के साथ जो है, ये मिट्टी खत्म हुआ, अगले क्लास में फिर मैं यहीं से शुरुआत करूंगा और इसकी डिटेल के साथ आऊंगा कि मिट्टी बिहार में विभाजन जो है, मिट्टी का विभाजन किस प्रकार से है, किस एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस क्लास के साथ शुरुआत करता हूं अगले क्लास को। चलिए, यदि आप इस क्लास के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो पीसीएस जो है ये क्रांति लर्निंग ऐप है, एक क्रांति लर्निंग ऐप है। आप इस पे जा कर के फ्री में आपका पीडीएफ उपलब्ध है, आप जाएं इसको और प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से जानकारी मिल जाए, वहां से टोटल जो है आपका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और साथ साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा कर करके इस स्पीच को पीडीएफ फ्री में उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक ही मैं बता दूं कि यदि सही लगे क्लास तो लाइक करें भी, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, नमस्कार दोस्त।